Hello students. In this lecture, we will learn about desert ecosystem and aquatic ecosystem. First of all, we have to understand what is desert ecosystem. As we know, desert means where there is semi-arid land and that is highly specialized and sensitive. इस तरीके का जो क्षेत्र है जहाँ पर अ, सिर्फ और सिर्फ रेत रहती है और वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है जिसको हम सेमी एरिड रीजन भी कहते हैं जो कुछ स्पेसिफिक स्पेसीज के लिए सेंसिटिव रहता है उस क्षेत्र को हम बोलेंगे डेजर्ट एंड उससे रिलेटेड जितना भी इकोलॉजी इन्वॉल्व रहती है उसे हम कहेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम and ye basically that are easily destroyed by human activities. The species of these dry areas can live only in this specialized habitat क्योंकि सर्टेन स्पेसीज के साथ ही ये जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन करता है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो हैं वो जिनकी और कहीं पे एक्लिमेटाइजेशन नहीं होती है वो इस सिस्टम पे रहते हैं और इसको एक नया इकोलॉजी इन टर्म्स में देते हैं जिसको हम कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम नाउ डेजर्ट इकोसिस्टम की हम अगर बात करें दे आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू द क्लाइमेट इन दिस वास्ट ट्रैक इज एक्सट्रीमली ड्राई और ड्राई है चाहे वो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं जैसे लद्दाख के वो भी डेजर्ट्स ही कहलाए जाते हैं लेकिन वहाँ पे उसको हाई लो टेम्परेचर होने की वजह से उसको हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट्स विच आर लोकेटेड इन हाई प्लेट्यूज ऑफ द हिमालयाज द मोस्ट टिपिकल डेजर्ट लैंडस्केप दैट इज सीन इन राजस्थान इज द थार डेजर्ट इसके बारे में हम जानते हैं दिस हैज सैंड ड्यून्स यानी जो बजरी है बालू है उसकी बड़ी बड़ी चट्टानें वहाँ पे रहती हैं देर आर ऑल्सो covered areas covered with the sparse grasses with a few shrubs which grow if it rains अगर कहीं कहीं पे टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है बारिश की वजह से तो वहाँ पे छोटे छोटे स्hrubs भी ग्रो करते हैं इन मोस्ट एरियाज ऑफ थार द रेनफॉल इज स्कैंटी और स्पॉडिक कभी कभी छुटमुट बारिश हो जाती है उस एरिया पे इन एन एरिया इट मे रेन ओनली वंस एवरी फ्यू ईयर्स क्योंकि सालों में एक बार बारिश होती है इस जगह पे इन द adjoining semi arid tract and vegetation consist of a few shrubs and thorny trees such as खेर एंड बबूल खेर और बबूल की यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं द ग्रेट एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ आर हाईली स्पेशलाइज्ड arid ecosystem in the summer they are similar to the desert landscape if we'll say and if you learn about the run of Kutch then we will find out some kind of areas which is low lying areas near the sea they get converted to salt marshes during the monsoon and during this period they attract an enormous number of aquatic birds such as ducks geese cranes storks क्योंकि एक सर्टेन एरिया जब समय पे इस एरिया पर कुछ जो फॉरेन बर्ड्स हैं एक्वाटिक बर्ड्स हैं वो दिखाई देती हैं जिसमें कि डक्स है गीज है क्रेन्स हैं स्टॉक्स हैं बहुत अधिक मात्रा में जो दिखाई देती हैं वो भी लेकिन एक सर्टेन पीरियड पर जब बारिश होती है द ग्रेट रन इज फेमस एंड इट इज़ द ओनली नोन ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ greater and lesser flamingos in our country. The region of run of Kutch is only home to the wild ass in India. जो wild ass हैं run of Kutch में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसको कहते हैं कि it is the only home of the wild ass in India. Desert and semi-arid region have a number of highly specialized insects and reptiles छोटे छोटे कीट पतंग आदि और रेंगने वाले कीड़े इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं The rare animals include the Indian wolf, desert cat, desert fox, birds such as great Indian bustard and the florican और ये जो bustard, Indian bustard और florican birds हैं ये विलुप्त प्राय वाली कंडीशन में हैं they are in extinction state we have to understand these this is another kind of desert where
only a few species survive, and which is known as a run of Kutch, little run of Kutch. Some of the commoner birds include partridges, quails, and grouse. इस particular area में पाई जाती हैं. Use of desert and semi-arid ecosystem. If you say what would be the uses of this particular area, we know यहाँ पे क्या होता है, vegetation scanty है, with the scarp land have been used for camel, cattle, goat grazing, and in Rajasthan, Gujarat, भारत के राजस्थान गुजरात क्षेत्र में इस प्रकार के डेजर्ट्स पाए जाते हैं. एंड फॉर इट इज़ फॉर सीप ग्रेजिंग इन द डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार पे भी इस तरीके के जो डेजर्ट्स हैं, सेमी एरिड रीजन्स हैं, वो पाए जाते हैं, जो कि सीप के ग्रेजिंग के लिए, चरागाहों के लिए कहीं कहीं लाभ देते हैं. एरियाज दैट हैव अ लिटिल नो मॉइस्चर सच एज लॉन्ग विथ वाटर कोर्सेज हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज ज्वार, बाजरा इस जगह पे होता है. The natural grasses and the local variety of crops have adopted to growing at low moisture levels. जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कम होगा तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर जोन की जितनी भी वेजिटेशन होंगी वो पानी को कंज्यूम करने वाली होंगी, जिसमें ज्वार और बाजरा फसल ईजिली उगाई जा सकती है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर बहुत बहुत कम है. दे कैन बी यूज फॉर दीज कैन बी यूज फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलपिंग एरिड लैंड क्रॉप्स फॉर द फ्यूचर पर्पजेस. यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट की जा सकती है टेक्नोलॉजिकली इंजीनियरिंग का इफेक्ट लगा के, बिकॉज हम जानते हैं कि इस एरिया पर अगर किसी भी का इरिगेशन नहीं हो पा रही तो उसका मतलब है कुछ रिसर्च इसमें ऐसी की जाए कि वो कम और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट में भी कुछ ग्रोथ दे पाए. द थ्रेट्स टू दी डेजर्ट इकोसिस्टम. अगर इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है, यहाँ की थ्रेट्स की हम बात करें तो जो कुछ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, ग्रोथ होने की वजह से शुरू हुई हैं, वो इस नेचुरल इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं, चाहे वो डेजर्ट हों या सेमी एरिड रीजन्स हों. Conversion of these lands through extensive irrigation system has changed several of the natural characteristics of this region. अगर हम यहाँ पे लगातार पानी देते रहें, इरिगेट करते रहें, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस इकोसिस्टम का इरिगेशन फील्ड में, लैंड में हम यूज कर सकते हैं. द कैनाल वाटर इवोपरेट्स रेपिडली ब्रिंगिंग सॉल्ट इन द सरफेस. लेकिन क्या होगा अगर पानी हम डालेंगे कैनाल के थ्रू, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कैनाल में जो वाटर है वो इजीली इवोपरेट हो जाएगा, और इवोपरेट होगा तो इसका जो सरफेस है उस सरफेस पे सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इसकी इरिगेशन कैपेसिटी के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, जितना भी होता है वो भी नहीं होगा. द रीजन बिकम्स हाईली अनप्रोडक्टिव एंड इट बिकम्स सेलाइन. तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम इसको इरिगेट भी करें, बट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इट गेट्स वाटर गेट्स इवोपरेटेड and that soil get become more saline. Conservation of desert ecosystem. If we'll try to conserve the ecosystem. What we can do is more important here. It is extremely sensitive. Definitely, their ecological balance that forms a habitat for their plants and animals is easily disturbed. अगर हम कंजर्व नहीं कर रहे, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं. Desert people have traditionally protected their mere water resources. And Bishnoi in Rajasthan are known to have protected their khejdi trees and black buck antelopes for several generations. तो राजस्थान की जो बिश्नोई समुदाय हैं वो ब्लैक बक, एंटलोप और खेजड़ी पेड़ पौधों को बचाने के लिए जाने जाते हैं. द ट्रेडिशन बिकम व्हेन द रूलर ऑफ देयर रीजन ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू कट डाउन ट्री फॉर देयर ओन यूजेस. क्योंकि इनका एक कंजर्वेशन के लिए रोल है, लेकिन इसको जो यहाँ के पेड़ हैं, पौधे हैं, उसको काटने के लिए जब जो वहाँ के रीजन के रूलर थे उन्होंने शुरुआत की थी, तो बिश्नोई समुदाय ने इसका विरोध किया था. Several Bishnois were said to have been killed while trying to protect their trees. There is an urgent need to protect the residual patches of their ecosystem because these Bishnoi Samudai get protects their trees over there, and they are protecting the ecosystem. And within the national park and wildlife sanctuary in desert and semi-arid areas, यहाँ पे आवश्यकता है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए और प्रोटेक्शन से इस पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम को बचाया जाए. The Indira Gandhi Canal in Rajasthan is destroying this important natural arid ecosystem. It will convert the region into intensive agriculture.
In Kutch, areas of a little run, which is the only home to the wild ass, will be destroyed by this spread of the salt works. क्योंकि जब वहाँ रनों को कच्छ में सॉल्ट यानी नमक के लिए काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो रहने वाले वहाँ के हैबिटेट्स हैं, खास तौर पे हमने भी बात कही वाइल्ड एस का जो ओनली हैबिटेट है रन ऑफ कच्छ, उस उनका पतन होगा, कमी आएगी. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर अल्टर द डेजर्ट एरिड and arid landscape. There is a sharp reduction in the habitat available for its specialized species, bringing them to the verge of extinction. And definitely we need to sustain from the development that takes place the special need for the desert into account. Now we will learn about the aquatic ecosystem. डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत कुछ अभी यहाँ पे समझने के लिए नहीं है, लेकिन जितना है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव टू फाइंड द एक्वाटिक इकोसिस्टम इन मैनी एरियाज. क्या है ये एक्वाटिक? एक्वाटिक का मतलब से हम समझते हैं वाटर से रिलेटेड. That constitute the marine environments of the seas, freshwater system in lake, river, ponds and wetlands. यानी इस सब एरिया में जहाँ पर पानी इन्वॉल्व रहता है, फ्रेश वाटर इन्वॉल्व रहता है, उसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं. तो इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स को वेल्थ और नेचुरल सोर्सेज का जो वेल्थ है वो प्रोवाइड करता है. क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पानी अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसके आसपास का जो वेजिटेशन होगा, वहाँ की जो प्रजातियाँ होंगी, स्पीसीज होंगी, वो कुछ डिफरेंट होंगी और उस पर्टिकुलर एरिया से फिशरीज के माध्यम से लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं. We have already said that they provide goods that people collect from food such as fish and crustacean. Natural ecosystems such as rivers and seas break down chemical and organic waste created by man. Aquatic ecosystem जो है वो इस तरीके से भी help करता है. These are all example of unsustainable changes in the use of natural resources and nature's ecosystem that are dependent on a hydrological regime. We know there are a number of species present in a different ecosystem of aquatic ways. Here we have number of species in the sea. हम जानते हैं ये एक प्रकार का नेचुरल अट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है और डेफिनेटली इट covers the different food web as well. Now an aquatic system plants and animals live in water. पेड़ पौधे भी रहते हैं, जू प्लैंक्टन्स भी रहते हैं और एनिमल्स फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन दोनों वाटर में रहते हैं. These species are adapted to live in different types of aquatic habitats. कुछ ऐसे स्पेसीज होती हैं जो बायोटिक हैं और अबायोटिक हैं, दोनों रहती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो स्पेशल अबायोटिक फीचर्स हैं वो वाटर की क्वालिटी होती है. बेसिकली वाटर की क्वालिटी, उसकी क्लैरिटी, उसकी सैलिनिटी, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट और उसका रेट ऑफ फ्लो इन्फ्लुएंस करता है कि उसकी एक्वाटिक लाइफ कैसी होगी. हम जानते हैं कि ऐसे पॉन्ड, ऐसे लेक, ऐसा सिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसमें फ्रेश वाटर हो, उसका इंडिकेशन है कि उसमें फिशेस तैरती हुई मिलते हैं. Aquatic ecosystem may be classified as a being stagnant ecosystem और running water ecosystem. मान सकते हैं हम कि ऐसे एरिया जहाँ पे पानी रुका हुआ हो या पानी फ्लोइंग हो, लेकिन एक एरिया जिसमें कि कवर्ड हो, उसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं. मड ग्रेवल रॉक दैट फॉर्म्स बेड ऑफ द इकोसिस्टम alter its characteristics and influence plants animal species composition. एक्वाटिक इकोसिस्टम क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रेश वाटर में, ब्रेकिस और मेरीन इकोसिस्टम में, क्योंकि मेरीन इकोसिस्टम का जो सैलिनिटी लेवल होता है वो वहाँ की फ्रेश वाटर के एस्पेक्ट में कुछ डिफरेंट होता है, तो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ कुछ अलग रहेगी और वहाँ के जो जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले कुछ अलग तरीके से होंगे सैलिनिटी को के साथ जो इजीली अडॉप्ट कर सकें. अब उस पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं द पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड द सिंपलेस्ट एक्वाटिक सिस्टम टू ऑब्जर्व. इसमें क्या है, टेम्परेरी वो भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेरी इस वजह से मानसून में बारिश हुई और बारिश होने के बाद एक एरिया पे पानी इकट्ठा हो गया, तो कुछ समय के बाद उस एरिया में धीरे धीरे करके जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मोसेस, एल्गीज एंड अदर एक्वाटिक लाइफ प्रोड्यूस हुई और एक एक्वाटिक सिस्टम बन गया.
और लेकिन कुछ समय के बाद कुछ पॉन्ड्स ऐसे होते हैं वो सूख जाते हैं क्योंकि पानी उसमें ख़त्म हो जाता है आफ्टर रेन ओवर एंड ओवर एंड आर कवर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। जब बारिश नहीं होती तो फिर वो कवर होके प्लांट्स उसमें ग्रो हो जाते हैं। एज द पॉन्ड फिल्स इन द मानसून अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर फॉर्म्ड। उस केस में नंबर ऑफ वेराइटीज़ की स्पीसीज रेप्टाइल्स छोटे छोटे कीट उसमें ग्रो करते हैं और उसके ग्रोथ के साथ साथ ही उसमें उसकी एक डिफरेंट फूड चेन हो जाती है। Algae are eaten by microscopic animals, which are in turn eaten by small fish on which larger carnivores feed depend. There is a turn eaten by birds such as kingfisher, herons and birds of prey. Aquatic insects क्या हो सकते हैं? Worms हैं, snails हैं, which feeds on waste material excreted by the animals and the dead of decaying plant animal matter, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक फूड वेब बनी है। Their act as a detritus which is broken down into nutrients which aquatic plants can absorb, thus completing the nutrient cycle in the pond. डेफिनेटली पॉन्ड के अंदर भी एक फूड साइकिल फूड वेब चल रही है जिसमें कि छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन से लेके जो प्लैंक्टन्स हैं और जो उसके डेट्रिटस हैं, तो हर तरीके से वो अपने आप में एक फूड वेब को मेंटेन करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को मेंटेन करते हैं। द टेम्पररी पॉन्ड्स बिगिंस टू ड्राई आफ्टर द रेन एंड द सराउंडिंग ग्रासेस। द टेरेस्ट्रियल प्लांट स्प्रेड इन द मोस्ट मड दैट इज एक्सपोज्ड। एनिमल्स जैसे उसमें छोटे छोटे फ्रॉग्स हैं, स्नेल्स हैं, तो उस मड में कुछ समय के लिए रह जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं वो डोरमेंट स्टेट पे रहते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट मानसून आए और नेक्स्ट मानसून में फिर एक एक्विटिक लाइफ दैट इकोसिस्टम डेवलप हो और फिर से वो एक फूड वेब ऑफ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहे। पॉड इकोसिस्टम को अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझें तो हमें ये समझ में आता है कि ये एक पॉन्ड है। मान लेते हैं हमने कहा कि किसी एरिया पर एक स्पेस था, गड्ढा था, उसमें पानी इकट्ठा हो गया। उस पानी इकट्ठे होने के बाद धीरे धीरे उसमें जू प्लैंक्टन्स आने लगे, धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन्स आने लगे और जो उसके वाटर लिली है उसमें डेवलप होगा क्योंकि सूरज की किरण को सीधे पड़ रही एनर्जी मिल रही है उसको सूरज की किरणें से। एयरबॉर्न अब पॉन्ड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन दिस जोन, और जहाँ पे खाना मिलेगा, फूड मिलेगा वाटर सरफेस पे, तो बर्ड्स वहाँ से छोटे छोटे कीटों को उठा के ले जाएगी, छोटे छोटे पतंगों को उठा के लेके जाएगी। एक फूड चेन कंप्लीट होगी। छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, मेज लार्वाज इसमें होंगे, मेज लार्वाज, ड्रैगन फ्लाई, निम्फ इसमें होंगी, ग्रेट डिवाइडिंग बीटल इसमें पाई जाएंगी। और ये अपर लेयर का अलग फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉन्ड सरफेस का फूड डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। और क्योंकि पॉन्ड सरफेस में एनिमल्स ब्रेक थ्रू देयर लंग्स, गिल्स और स्किन, लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइट अवेलेबल इज देयर, तो यहाँ पे का ग्रोथ ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं इसके आसपास की झाड़ियों की बात करते हैं हम, तो पॉन्ड मार्जिन जिसको हम कहते हैं शेल्टर है फॉर द इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, लॉट्स ऑफ ईटिंग ईटिंग मटेरियल्स, लॉट्स ऑफ सनलाइट और एयर इसके आसपास बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ इस पॉन्ड के आसपास मिलती हैं। फ्रॉक्स इसमें रहते हैं, लार्वाज यहाँ पे हैं, हेरोन्स इसमें हैं, मार्स मैरीगोल्ड या अन्य तरीके के सर्फ्स यहाँ पे और प्लांट्स रह सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉन्ड के मिड पॉइंट की बात करते हैं, तो जो फिश है इसमें जो मेन प्रेडेटर है इसके फूड फाउंड विद इन द वाटर कॉलम एंड सरफेस एंड पॉन्ड बॉटम, धीरे धीरे इसके जैसे जैसे बॉटम में बढ़ते जाते हैं क्योंकि लाइट जो होती है धीरे धीरे इस पॉन्ड के बेस में कम होती जाती है। और जितना भी मेनोर, जितना वेस्ट मटेरियल है, जितने भी ऊपर तैरने वाले हैं, सब इधर नीचे इकट्ठा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं पॉन्ड बॉटम। लॉट्स ऑफ शेल्टर इन द मड, ग्रेवल्स, फूड सिंक द बॉटम फॉर स्कवेंजर्स इनको हम कहते हैं, एंड डिकम्पोजर्स। यहाँ पे लाइट भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है। डीप वाटर ओवर 30 मीटर डीप, इसमें अगर हम देखें शेलो वाटर जो होता है वो 10 to 30 सेंटीमीटर डीप है। पॉन्ड मार्जिन, ये अलग अलग तरीके से इस प्रकार से हम इस पॉन्ड को अब समझ सकते हैं कि इसका क्या मैनी वेराइटीज़ हैं, मैनी वेज हैं इसको समझने के। और अलग अलग वे में अलग अलग इसकी डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट्स हों, स्मॉल इंसेक्ट्स हों या बर्ड्स हों।
लेकिन मानसून जैसे ही ख़त्म होता है तो पानी की जैसी क्वांटिटी कम होती है तो ये एरिया फिर से एक टेरेस्ट्रियल रेंज में बन जाता है, जहाँ पर जो मेढक हैं या अन्य छोटे-छोटे जीव हैं वो डोरमेंट स्टेट में रहते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर के मानसून का वेट करते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द लेक इकोसिस्टम। लेक एक परमानेंट पॉन्ड, इसको हम कहेंगे जाइंट परमानेंट पॉन्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ मानसून के पानी से ही रिचार्ज नहीं रहता है, उसके आसपास का जो ग्राउंड वाटर है उससे भी वो रिचार्ज रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स प्लांट मटेरियल इज द एल्गी which derives energy from the sun. This is transferred to the microscopic animals which feeds on algae. There are fish that are herbivorous and are dependent on algae and aquatic weeds. The small animals such as snails are used as a food by small carnivorous food fish, which is turned eaten by large carnivorous fish. Some specialized fish such as catfish feed on the detritus on the muddy bed of the lake. अगर हम कुल मिला के इसका कंपेरिजन करें, एनर्जी साइकिल जो है वो छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रॉफिकल लेवल्स होते हैं कार्निवोरस के, ट्रॉफिकल लेवल कंज्यूमर्स के, उसके बेसिस पे एनर्जी की साइकिल इस पूरे सिस्टम में चलती रहती है। और सनलाइट जहाँ तक पेनिट्रेट करती है वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जहाँ सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, पहुँच नहीं पाती, वहाँ पे की जो कंडीशन है कुछ अलग होती है। फ्रॉम प्लांट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हर्बीवोरस एनिमल्स एंड कार्निवोरस एनिमल्स एक्सक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स विच सेटल ऑन द बॉटम ऑफ द लेक। बॉटम में मिलेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे animals हैं, small animals हैं that live in the mud in the floor of the lake. They get decomposed and they break down the deposit at the bottom. उसको छोटे छोटे nutrients में part divide कर देते हैं. This acts as a nutrient material that is used for aquatic plant for their growth. During this process, plants use carbon from carbon dioxide for their growth and to use produced in the production of oxygen, and which releases oxygen as well. This oxygen is then used by the aquatic animal which filter water through their respiratory system. These are the some common function of lake. If we divide the lake into different section, then we will say एक पर्टिकुलर एरिया, अगर ये एक सरफेस है, टेरेस्ट्रियल रेंज है, इस टेरेस्ट्रियल रेंज में पानी है जिसको हम परमानेंट पॉन्ड हमने नाम दिया, और जहाँ पर सूरज की किरणें पहुँच रही हैं उस एरिया को हम बोलेंगे फोटिक जोन। मीन्स in this particular range the sunlight is getting penetrated. इसके बाद का जो रेंज जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं होती हैं उसको एफोटिक जोन या प्रोफंडल जोन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात, तीन चार नाम हमारे पास सामने आते हैं। अपर लेयर ऑफ द लेक इज नोन एज लिटोरल जोन एंड सेकेंड लेयर ऑफ द लेक इज नोन एज लिम्नोटिक जोन, वेयर एट जहाँ तक कि जो सूरज की किरणें पहुँच रही हैं, जो सरफेस लेयर है उसको हमने कहा लिटरल जोन, और जहाँ तक सूरज की किरणें पहुँच रही हैं उसको फोटिक जोन और लिम्नेटिक जोन हमने कहा, और जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं पहुँच रही हैं उसको हमने प्रोफंडल जोन कहा। एंड जो बॉटम जोन, जो यानी कहने का मतलब है जो लेक का बॉटम है, या जो लेक के साइड पे जो अर्थ का वॉल है वो एक उसका बॉटम ही है, जिसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। तो लेक का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए डिफरेंट डिफरेंट जोन पे उसकी सनराइज की सनलाइट के पेनिट्रेशन के ऊपर, तो 4 टाइप का इसका डिवीजन है। नंबर है वन लिटरल जोन which is known as the surface water, the second surface layer of the lake, second part has limnotic where the sunlight penetrates, third है फंडल जोन जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, एफोटिक जोन जिसको हम कहते हैं, एंड द बॉटम जोन इज नोन एज अ बेंथिक जोन, द फोर्थ वन इज बेंथिक जोन। तो दिस इज द distribution and classification of the water labels and zones in lake ecosystem. Now if you will say uses, how we can use, definitely aquatic system है, फ्रेश वाटर मिलेगा हमें, जिस बिना पानी के हमें जीवन नहीं मिलता, लेकिन पानी मिलेगा। क्लीन वाटर पीने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी मिलेगा हमें, इट्स फॉर द एसेंशियल फॉर विच इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। फिशर folk use the aquatic ecosystem to earn a livelihood. Marshes and wetlands are a great of economic importance for people who live on their fish, feeds, grasses, and other products.
Modern man impounds water in dams to be able to store in throughout the year. Dams are built across river to generate electricity. पानी होगा तो डैम्स बनेंगे, लेकिन डैम से एक पर्टिकुलर एरिया फिर डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसके साथ साथ नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। वाइल वाटर फ्रॉम डैम्स यूज इरिगेशन, पानी अगर इरिगेट करने के लिए हम डैम से यूज करते हैं, हम कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। इन सेमी एरियाज दी that are artificially irrigated and the high level of evaporation leads to several salinization as salt are brought up into the surface layer of the soil। अगर पानी हम डिस्ट्रीब्यूट करें और सेमी एरिड रीजन में पानी लेके नहीं जाने की कोशिश करें उस डैम से, तो कुछ पानी इवोपरेट होगा, तो उस एरिया की सेलिनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। उस वाटर के इवोपरेट होने से सैलिनिटी वाटर में बढ़ जाएगी और उस इरिगेशन एरिया में सलाइन इरिगेशन लैंड हो जाएगी। दिस मेक्स सच लैंड ग्रेजुअली मोर एंड मोर सलाइन एंड अनप्रोडक्टिव। जैसे ही उसमें सैलिनिटी बढ़ेगी तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। थ्रेट्स की हम बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन अकर्स फ्रॉम द सीवेज एंड पुअरली managed solid waste in urban areas when it enters the aquatic ecosystem of lake and rivers। सबसे बड़ी बात है, अगर सीवेज में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट का लेक और एक्वाटिक इकोसिस्टम जाने के बाद वहाँ के जितने एल्गी का जो प्रोडक्शन है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलने की वजह से होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स elements have been added to the lake or any permanent pond where the algal bloom get involved। क्योंकि यूट्रोफिकेशन से क्या होगा, एल्गल बूम होगा जो कि अल्टीमेटली उस लेक को पॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, वहाँ की जो लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। एज ऑक्सीजन कंटेंट इज सीवरली रिड्यूस्ड, क्योंकि वहाँ पे सीवरली रिड्यूस्ड जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन कंटेंट उसमें कम हो जाएगी। फिश एंड क्रस्टेशिया कैन नॉट ब्रीथ एंड आर किल्ड, अ फाउल ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड। बदबू आने लगती है उस एरिया से, ग्रेजुअली जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना एक्वाटिक सिस्टम का डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो वहाँ की रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, एक्सेसिव यूज़ का फर्टिलाइज़र का करेंगे तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन भी बढ़ जाएगा। तो पेस्टिसाइड जो कि आसपास के एग्रीकल्चर लैंड में अगर डाले जाएंगे तो वहाँ के पानी को pollute करेंगे, kills of its aquatic animals। Chemical pollution from the industry, the effluents are coming from the industry which also kills a large number of life from an adjacent aquatic ecosystem। If that water is contaminated by heavy water and the other toxic elements affects the human health which lives near and which consumes that water and which entirely depends on that water supply। These are the some threats to the aquatic ecosystem. Now, conservation of aquatic ecosystem, how we need to conserve these kind of systems. Definitely, the sustainable use of an ecosystem water pollution must be prevented. Does not make sense to allow water to pollute and then try to clean it up time to time. Changing the nature of the ecosystem by flowing from a flowing water ecosystem to a static ecosystem, it destroyed its natural biological diversity। Dams definitely decreases the uh, ecosystem as well। Aquatic, especially wetlands, need protection from including them in sanctuaries, national parks। क्योंकि अगर पानी के इस इकोसिस्टम को भी हमने जो सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज या नेशनल पार्क की तरह प्रोटेक्ट करें, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन से इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। These sanctuaries in aquatic ecosystem protect a variety of forms of life as well as rare fish which are now highly endangered such as मसीर मछली जो है वो धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो रही है। अगर इसको बचाया नहीं जाए तो एक समय पर ये विलुप्त हो जाएगी। वेटलैंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स आर a greater importance as this is one of the most threatened of our ecosystem as the proportion of the earth's surface that is naturally covered by wetlands and is small compared to forest or grassland, the wetland ecosystem are very highly threatened। And this is the basic conservation of aquatic system। तो हम अगर इसको अवेयर कर हो, इसको ध्यान में रखें और गवर्नमेंट इसके लिए एक स्पेशल प्लान बनाए तो इस इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है। इफ़ विल अंडरस्टैंड द केस स्टडी, तो बहुत समझने की बात है कि ये केस स्टडी आसाम की आई है
जिसमें कि जो वहाँ के वेटलैंड हैं उसकी थ्रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? और जब जानते हैं उस 40% जो एरिया है वो अंडर थ्रेट है। क्यों हुआ इसको समझ लेते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर गुवाहाटी एंड इस स्पेस रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, उन्होंने बताया कि लगभग 1367 जो हैं आउट ऑफ 3513 wetlands in Assam are under severe threat due to invention of aquatic weed and several developmental activities। आसपास बहुत डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही तो उसकी 3513 में से 1367 जो है वेटलैंड्स हैं वो थ्रेट्स में है। वेटलैंड्स ऑफ आसाम फ्रॉम ग्रेटेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम और स्टेट इन टर्म्स ऑफ फिशरीज एंड टूरिज्म, क्योंकि वहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं उसी की वजह से आसाम में टूरिज्म बढ़ता है और फिशरीज उसकी नेचुरल जो इकोसिस्टम है या नेचुरल ब्यूटी है उसको बढ़ाता है। दो द वेटलैंड्स ऑफ Assam have the capacity of producing 5,000 tons of fish per hectare per year, around 20,000 tons of fish have to be imported to meet local demands, क्योंकि वहाँ की लोकल डिमांड से फिश का कंजप्शन ज़्यादा है। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द पुअर वेटलैंड मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट पुअर हो रहा है। ये देख रहे हैं हम यहाँ की जो लोकलाइट्स हैं, लोकल ट्राइब्स हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में फिशरिंग का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ की फिश के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जो असम की वेटलैंड्स हैं वो धीरे 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 टेरेस्ट्रियल लैंड्स में कन्वर्ट हो रही हैं और उसकी जो एक्वाटिक सिस्टम है, एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट के लिए कम हो गया, क्योंकि वेटलैंड मैनेजमेंट पुअर है। दिस इज द बेसिक रीजन दैट द असम्स वेटलैंड्स आर गेटिंग डिग्रेडेड डे बाय डे। दिस वॉज द केस स्टडी। This is the end of this lecture. If you like the content, please press the like button, share this video to your near and dear ones, and subscribe the channel Gurukulam Jyoti. Thanks for watching.